आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 1 में चर्चा करेंगे खनिज की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज पाए जाते हैं धरती पर, और धरती यानी कि जिसको आप पृथ्वी कहते हैं, उस पृथ्वी का एक निश्चित भाग है जिसको भौगोलिक रूप में क्या कहा जाता है, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल है। स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार के खनिज किस रूप में देखे जाते हैं? सीधे ही नहीं देखे जाते। उनको प्राप्त करने के लिए जो स्थल मंडल है वह विभिन्न प्रकार की चट्टानों का बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के सेल इसमें मौजूद होते हैं। सीधी सी स्थल मंडल की परिभाषा है पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जो करीबन 100 किलोमीटर जिसकी मोटाई है। परंतु उस 100 किलोमीटर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मानव ने अधिकतम 4 किलोमीटर तक की खुदाई की है जो खनन के माध्यम में आती है, यानी कि कुला माइंस है, अधिकतम 4 किलोमीटर तक की खुदाई कर चुका है। यानी कि यह सब प्रक्रियाएं उसने क्यों की है? क्योंकि खनिजों को प्राप्त करने के लिए। और उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ देख रहे हैं खनिज। तो खनिज कहाँ? स्थल मंडल में विभिन्न प्रकार के चट्टान हैं, सेल हैं। अब आपको मैं जानकारी दे दूं, आपने गत कक्षा 7 में पढ़ा होगा कि सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल होते हैं, अवसादी सेल होते हैं और कायंत्रिक सेल होते हैं। आग्नेय सेल, जो आग्नेय सेल हैं जिनको इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और सर्वाधिक जो खनिज हैं, अगर आपसे पूछे जाएं खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय सेलों में ही विद्यमान है, वहीं पाए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं, जरा उस प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, पृथ्वी के गर्भ में क्या मौजूद है? मैग्मा मौजूद है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो कक्षा 7 के वीडियो को आप देखिए, वहां पूरी तरीके से डिटेल में मैंने इसको समझा रखा है। उसको देखने के उपरांत आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी रासायनिकता को देखा जाए तो सियाल, सीमा, नीफे, अलग अलग तरीके के सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकल है, फेरस ऑक्साइड, यानी कि विभिन्न प्रकार के खनिज पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं। अब पृथ्वी के अंदर जो तप्त मैग्मा है वह कहाँ? गहराई में 100 किलोमीटर के नीचे विद्यमान है। अब प्रेशर के कारण यह मैग्मा क्या होता है? ये दरारों से होता हुआ बाहर आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं। और ये लावा ठंडा होने के उपरांत ही क्या बनते हैं? इससे चट्टानें बनती हैं, जैसे आग्नेय सेल बन के। और उन्हीं चट्टानों में ही क्या पाए जाते हैं? यानी कि चट्टानों की विशेष एक रासायनिक, उनमें एक संगठन पाया जाता है, और वही संगठन यह निश्चित करता है कि इसमें किस प्रकार का खनिज विद्यमान है या पाया जाता है। तो परिभाषा नोट कीजिए। सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित क्या होता है? रासायनिक संगठन, यानी कि उसकी एक केमिकल कंपोजिशन फिक्स होती है। एक केमिकल कंपोजिशन होती है जो इन किसकी? मिनरल्स की। जो हम ये देख रहे हैं मिनरल्स, इन मिनरल्स का एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होती है, और वह एक खनिज कहलाता है। आप ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के खनिजों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पर आप ये देख रहे हैं कि ये खनिज जिस रूप में दिखाए गए हैं वह रूप आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वह कौन सा रूप है? क्योंकि खनिज खनन के माध्यम से निकाले जाते हैं, और खनन के माध्यम से, जैसे लोहा एक खनिज है, परंतु वह जिस रूप में हम काम में लेते हैं वह उसका परिष्कृत रूप है, और उसको परिष्कृत होने में काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो चित्र दिखाए गए हैं ये सारे के सारे चित्र किसके हैं? विभिन्न प्रकार के अयस्क के चित्र हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ओर्स हैं, अयस्क कहलाते हैं। और इन्हीं अयस्कों को शोधन के द्वारा ही क्या तैयार किए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के खनिज
यानी कि मेटल्स, यानी कि धात्विक या अधात्विक, जिसके बारे में आगे और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। निरंतर देखते रहिएगा वीडियो को, आगे देखिए। तो ये हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान अयस्क। लिखिए, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। यानी कि जो बात हम कर रहे थे, यहां हमने बात की कि सेल जो है इसमें कोई एक निश्चित नहीं है, कई सारे जो खनिज हैं वो इसमें विद्यमान होते हैं। उसको फिर खनिज वैज्ञानिक जो मिनरलोजिस्ट होते हैं वह अपने बुद्धि विवेक कौशल से ये निर्धारित करते हैं, उसकी कुछ गुणों की पहचान होती है जिससे हम उनको अंतर कर सकते हैं कि इसको लोह धातु में रखा जाए, अलोह में रखा जाए, यह मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। अलग अलग श्रेणियों में उसको श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो ये जो बात कर रहे थे कि सेल खनिज अवयवों में अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक क्या है, समूह है। सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अब खनन के माध्यम से जो निकाले जा रहे हैं वह क्या है, वह रूप क्या है, वह सारे के सारे क्या हैं, अयस्क कहलाते हैं, यानी कि ओर कहलाते हैं। अलग अलग तरीके के ओर हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे हम बात करेंगे कोयले की, कोयला आपने काम में लिया है, देखा है। कोयला जो होता है, कोयला बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिखने में एक जैसा होगा, पर उसके अलग अलग अयस्क हैं। जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनियस है, लिग्नाइट है, पीट है। ये अलग अलग तरीके के कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको कोयले को विभाजित किया है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं लोहा है, आयरन है। आयरन के भी क्या होते हैं, आयरन का भी अपना ओर होता है, आयरन ओर। इसी के अंदर क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सिड्राइट है, हेमेटाइट है, हेमेटाइट है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं, लोहे के अयस्क हैं। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम, रसोई में आपने देखा है एल्युमिनियम है, तो उसका भी क्या है, एक ओर होता है, यानी कि उसका भी एक अयस्क है। डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं बना, तो वो अयस्क क्या है, वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है, एल्युमिनियम बनता है। तो इसी तरीके से आप समझ गए कि विभिन्न जो खनिज हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, सेलों में पाए जाते हैं। और सेल में बहुत सारे उनके अलग अलग रासायनिक उनके गुण होते हैं, उसके आधार पर हम उन्हें श्रेणीबद्ध कर देते हैं। और उन्हीं के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, हर खनिज का क्या पाया जाता है, एक अयस्क पाया जाता है। लिख लीजिए क्या है, सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है उनमें क्या निकलते हैं, अयस्क निकलते हैं। कुल मिला के 2800 से अधिक खनिजों की पहचान कर ली गई है। जो खनिज वैज्ञानिक है उन्होंने इनकी पहचान कर ली है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क क्या है, खनिज समझे जाते हैं। आगे देखिए, ये हैं खनिजों के गुण। अब जो हम बात कर रहे थे अयस्क, तो हम कैसे उनमें खनिज वैज्ञानिकों ने अंतर कैसे किया। कुछ ऐसे गुण होंगे जिनकी खास बातें हैं, जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने नमक मैंने रख दिया, आप नमक खाने में काम में लेते हैं, सेंधा नमक है, अलग अलग तरीके। तो आपको जानकारी दूं, ये नमक भी क्या है, एक प्रकार का सेल है। कौन सा सेल है, अवसादी सेल है। अब यह भी एक प्रकार का क्या है, खनिज ही है, खनिज ही कहेंगे हम उसको। प्राकृतिक अवस्था में मिल रहा है वह, और उसका शोधन करके हम उसको आयोडीन सॉल्ट के रूप में काम में ले रहे हैं। क्या है, NaCl ही तो है, सोडियम क्लोराइड ही है। इसी तरीके से आपकी पेंसिल की नोक जो है वो किसकी बनी हुई है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई है। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं, आप एक सॉल्ट काम में ले रहे हैं, आप एक लेड काम में ले रहे हैं, या फिर आप उसको ग्रेफाइट कहिए। ग्रेफाइट है जो आपके पेंसिल के अंदर है, कहाँ पर है, पेंसिल के अंदर है। तो ये NaCl है, NaCl है, नमक है आपका। तो ये जो चीज़ें आप काम में ले रहे हैं ये अपने आप में ही क्या है, खनिज हैं। पर दोनों में एक अंतर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ बताऊं, ये तो आपका क्या है, ये पाया जा रहा है अवसादी सेलों में, अवसादी में पाया जाता है। इसी तरीके से ये किसका उदाहरण है, ये तब्दील हो गया, तो ये किसका हो गया, ये रूपांतरित चट्टान बन गया। ये रूपांतरित
यानी कि मेटामॉर्फिक बन गया, मेटामॉर्फिक सेल के रूप में बन गया। अब उसी से और मेटामॉर्फिक होकर क्या बन गया, डायमंड बन गया। यानी कि कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के खनिज अलग अलग रूपों में बदलते रहते हैं, उनका सेल चक्र है जिसके अंतर्गत उसको अध्ययन किया जाता है। तो ये खनिजों के गुणों की बात कर रहे थे, क्योंकि इनकी कुछ विशेषता है। जैसे नमक की कुछ विशेषता है, कोयले की कुछ विशेषता है। कोयले को आप किसके आधार पे, उसके रंग के आधार पे पहचान सकते हैं। अब एक उदाहरण आपको मैं देता हूं लोहे का। लोहे को आप देखें और कोयले से उसकी तुलना करें तो आप पहचानें कि लोहा है वह कैसा है। उसको पीटा जा सकता है, जितना पीटेंगे उतना पतला हो जाएगा, और उसमें क्या है, चमक आती है, चमक देखने को मिलती है, लश्चर है, लश्चर कह सकते हैं, शाइनिंग कह सकते हैं, ये उसकी है। कठोरता उसका एक गुण है। तो ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इनको क्या करते हैं, हम पहचान सकते हैं इन गुणों के आधार पर कि ये कौन सी श्रेणी का खनिज हो सकता है। तो ये गुणों में आप नोट कीजिए, खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ये एक और खास बात है कि खनिजों का जो वितरण है, जो आगे हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में उस पर डिटेल में बात करेंगे, तो खनिजों का जो वितरण है वह पृथ्वी पर क्या है, असमान है। यानी कि अलग अलग जगह पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खनिज किससे पाए जा रहे हैं, सेलों से पाए जा रहे हैं। सेल आग्नेय हैं, अवसादी हैं, कायांतरित है, तो ये समान रूप से वितरित नहीं है। अगर भारत के संदर्भ में आप देखें तो हिमालय क्षेत्र है, वहां पर अवसादी सेलों का बना हुआ है। दक्कन का पठार आग्नेय सेलों का बना हुआ है। इसी तरीके से अरावली के कुछ भाग देखेंगे वो कायांतरिक सेलों के हैं। तो ये एक हमें क्या देखने को मिलता है, अंतर उच्चावच के आधार पर भी देखने को मिल रहा है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन है, पर कैसा है, अनवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीनीकरणीय नहीं है, अनवीनीकरणीय। खास बात क्या है, इसके सीमित भंडार हैं जो अनुमानित हैं, कैलकुलेटेड हैं, और उसी के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं कि वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। सेल समूह कौन कौन से, हमने 3 तरीके के सेल समूह की अभी आपसे बात की। एक आग्नेय सेल समूह में हो सकते हैं, अवसादी में हो सकते हैं, या फिर किस में पाए जाएंगे, कायांतरित सेलों में पाए जाएंगे। तो 3 तरीके के सेल समूह हो गए, और तीनों तरीके के सेल समूह में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज विद्यमान होते हैं। तो इस तरीके से आप ये पृथ्वी पर देखेंगे विभिन्न प्रकार के खनिज, और उनका विभिन्न प्रकार के खनिजों का अलग अलग उसका उपयोग देखने को मिलता है। ये खनिजों की एक खास विशेषता है कि सभी जगह समान नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य मतलब एसेसेबल नहीं है, जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। खनिज उपलब्ध तो सब जगह हैं। अब आप मानिए अंटार्कटिका पे खनिज है, इतने सारे अथाह कोयले के भंडार हैं, परंतु अंटार्कटिका आप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल पृथ्वी का क्लीन कॉन्टिनेंट कहलाता है, जहां की कोई बस नहीं सकता। मैं आपको जानकारी दूं तो साल के सिर्फ 5000 व्यक्ति वहां पर अनुसंधान के कार्यों के लिए जा सकते हैं। जैसे भारत का भी वहां पर स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री है, भारती है और मैत्री है। ये वहां पर स्टेशंस बना रखे हैं जहां पर हमारे वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता जाते हैं और फिर लौटकर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से विभिन्न देशों, किसी एक देश का आधिपत्य अंटार्कटिका पे नहीं है। अगर अंटार्कटिका पे आधिपत्य हो जाए तो विभिन्न जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और कई राष्ट्र हैं, चीन जैसे हैं बड़े राष्ट्र, वो उस पर आधिपत्य कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जिस अवस्था में है वैसा ही पाए, तो वहां जाना मुश्किल है। तो इसी तरीके से आर्कटिक महासागर है, अंटार्कटिका है, ये उसके उदाहरण है। अथाह खनिज हैं। एक और उदाहरण आपको दूं, अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां 49th स्टेट है अलास्का। और अलास्का को 1867 में रूस से खरीद लिया था, और अलास्का को रूस ने बेच दिया कि अलास्का में बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। अलास्का कहाँ, अगर मानचित्र में आप देखेंगे इस तरीके से, अमेरिका का अगर मानचित्र आप देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ये जो कोने वाला भाग है ये तो कनाडा हो गया, ये कनाडा है, और ये अलास्का है। इस अलास्का की मैं बात कर रहा हूं, और ये आपका यूएसए हो गया, नीचे मैक्सिको आ गया। तो ये अलास्का जो है ये किसका है, इसका 49th स्टेट है, यानी कि 49वां
राज्य है संयुक्त राज्य। 1867 में इसको रूस से खरीद लिया था। और अलास्का में बहुतायत में इतने खनिज तेल वहां पर है, कोयले के निक्षेप हैं, सेल गैस निकाली जा रही है, ये सारी चीजें खनिज वहां उपलब्ध है। तो पहले तो क्या था, ये अभिगम्य था, यानी कि यहाँ एसेसेबल नहीं था। पर धीरे धीरे आज कोई ऐसा स्थान पृथ्वी पर नहीं है जहां मानव अपने कदम ना जमा दिए हों। तो वहां अपने बुद्धि विवेक कौशल से वह क्या कर रहा है, खनिजों को ढूंढ निकाल रहा है। तो यही चीज है। तो कुछ ऐसे हैं जहां, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। और यहाँ एक और जानकारी दे दूं कि अंटार्कटिका में कोयले के निक्षेप इसलिए हैं क्योंकि अंटार्कटिका वाला हिस्सा कभी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनके साथ जुड़ा हुआ था। ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। दो भाग पड़े हैं, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। भूवैज्ञानिक इतिहास जो है, भूवैज्ञानिक इतिहास में नजर डालते हैं तो वहां आपको जानकारी मिलेगी कि अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। आगे देखते हैं, खनिज अपने भौतिक गुणों, अब आ गए उसके जो गुण हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो गुण क्या है, एक तो भौतिक गुण है, क्या है, जैसे रंग है, रंग के आधार पे आप पहचान सकते हो, घनत्व के आधार पर, कठोरता के आधार पर, और रासायनिक गुणों या विलयन यानी कि सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों को हम कैटेगराइज बांट सकते हैं। कलर के आधार पर स्ट्राइक है, लस्टर है, क्रिस्टलाइजेशन है, हार्डनेस है, क्लेवेज है, फ्रैक्चर है, डेंसिटी है, घनत्व। तो ये आप ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों के क्या दिखाए गए हैं, अयस्क दिखाए गए हैं, जिनको अब आप यहाँ देख रहे हैं सबका रंग रूप अलग अलग है। किसी में चमक है, किसी में कठोरता है, यानी कि जैसे हीरा अपने आप में विश्व में सर्वाधिक ऐसा कठोर। आगे देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो सामान्य रूप से हम खनिजों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ये एक सामान्य वर्गीकरण है, यानी कि जहां हम उसको देख रहे हैं, ये खनिजों की हमने पहचान की, उसके कुछ गुणों के आधार पे की थी। अब उसी के आधार पर हमने क्या कर दिया, इसको कुछ को धातु के रूप में रखा और कुछ को अधातु के रूप में या अधात्विक आप कह सकते हैं। ये तो आपका हो गया मेटेलिक हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया। तो दो रूपों में हमने इसको बांट दिया। अब सामान्य रूप से जिनमें धातु विद्यमान है वह धात्विक हो गए, और जिनमें धातु नहीं है वह अधात्विक हो गए। अब धात्विक में भी विशेष रूप से आप क्या करेंगे, एक तो ऐसे हैं जो कि फ्यूरियस हैं। फ्यूरियस का मतलब होता है लोह धातु जिसमें मौजूद उसमें है, जैसे लोहा अयस्क है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, ये जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं। और एक हो गए अलोह यानी कि नॉन फ्यूरियस, नॉन फ्यूरियस हो गए। अलोह मतलब लोहा नहीं होगा, खनिज भी कहलाएगा, खनिज में कैसा कहलाएगा, धात्विक की कहलाएगा। और धात्विक पर उसमें लोहा विद्यमान नहीं है, यानी कि सोना है, चांदी है, तांबा है, टंगस्टन है, ये क्या हो गए, अलोह की श्रेणी में पढ़ लेंगे। और बच गए फिर अधात्विक खनिज, यानी कि उसमें मेटल वाले गुण ही नहीं पाए जाते हैं, पर वह क्या है, खनिज का भाग है। तो इसके अंतर्गत क्या है, अधात्विक में जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आपके अधात्विक में, जो कि ऊर्जा के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम नोट कर लीजिए आप लोग धात्विक खनिज के बारे में क्या परिभाषा है। धात्विक खनिजों में क्या है, धातु कच्चे रूप में होती है। कच्चे रूप का मतलब है किसके रूप में, अयस्क के रूप में पाई जाती है, जिसके हमने अभी पीछे बात की थी। अयस्क क्या होते हैं, हर खनिज जब निकाला जाता है खनन के रूप में तो सीधा धातु नहीं होता है, वह एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और शोधन के बाद वह धातु के रूप में परिवर्तित होता है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें धुति यानी कि क्या होती है, लश्चर होती है या
चमक यानी कि शाइन की विशेषता होती है। आप लोहे को देख लीजिए, लोहे से स्टील बनता है, क्रोमाइट होता है, मैग्नीशियम होता है, तो इनमें अपनी एक खास गुण है। आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे फ्यूरियस मेटल्स को दिखाया गया है। ये लोहे की छड़ वगैरह है, पाइप आप देख सकते हैं, स्टील के पाइप घरों में आपने देखे हैं। और विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर आप नज़र डालेंगे तो एक सुई से लेकर एक बड़ा जहाज बनने में भी किसका महत्वपूर्ण योगदान है? धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इसी के अंतर्गत लोहा अयस्क है। बॉक्साइट, बॉक्साइट की मैंने बात की थी, इसी से क्या बनता है? एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम होता है। मैग्नीज होता है, अयस्क है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दो तरीके से बांटा है, एक लोह और अलोह। ये आप देख सकते हैं, ये लोह की श्रेणी में आ गए और ये अलोह की श्रेणी में आ गए। अलोह में हमने बात की थी, सोना है, चांदी है, टंगस्टन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये अलोह की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, बारी बारी से लिखते जाइए। लोहा खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट क्या है? ये लोहे के अंतर्गत आता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, ये बहुत खास बात है। नाम से प्रतीत होता है अलोह, यानी कि लोहा नहीं है, यानी कि बाकी उसमें खनिज के गुण देखने को मिलेंगे। वो क्या क्या है नोट कर लीजिए। कुछ अन्य धातुएं पाई जाती हैं, क्या है? सोना है, क्योंकि उसमें सोना है तो चमक तो है, उसको पीटा भी जा सकता है, उसको लंबा खींचा भी जा सकता है, और वह विद्युत का क्या है? चालक भी है, ये भी गुण आ रहे हैं। परंतु सिर्फ क्या नहीं है, उसमें लोहा विद्यमान नहीं है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? उसकी अलग श्रेणी बना दी गई है और उसको क्या कहा गया है? अलोह खनिज कहा गया है। क्लियर, समझ गए? इसी तरीके से चांदी है, तांबा है और सीसा है, ये इसके उदाहरण आप देखिए। ये कॉपर है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, लेड है। ये सभी चीजें आपको मैं बताऊं, लेड जो है ये विद्युत का चालक होता है। लेड विभिन्न प्रकार की बैटरी, सेल वगैरह में काम में लिया जाता है। कॉपर के वायर्स काम में लिए जाते हैं। टंगस्टन काम में लिया जाता है। टंगस्टन जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये भी एक खास गुण है कि जो धातुएं होती हैं उनका एक तो गलनांक होता है, उनमें उनको चमक होती है, उनकी इस तरीके से पीट कर उनको लंबा या चौड़ा किया जा सकता है, अन्य रूपों में उसको बदला जा सकता है। ये उनके कुछ खास गुण उनमें देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आगे नोट कीजिए, अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं, क्या परिभाषा है? अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती हैं। जहां सिर्फ हम पहले क्या पढ़ रहे थे, धात्विक धातु है, धात्विक में एक लोह वाले पढ़े और अलोह वाले पढ़े। अब इसमें धातु नहीं विद्यमान है तो क्या दूसरी चीजें हैं? खनिज तो हैं पर धातु विद्यमान नहीं है, यानी कि यहाँ पर उसको पीटा नहीं जा सकता है। अगर उसको पीटेंगे तो वह टूट जाएगा, लंबा खींचा नहीं जा सकता। ऐसे कई गुण जो पढ़े थे वह गुण इन पे लागू नहीं होते हैं। तो क्या क्या है? जैसे चूना पत्थर है, ये एक सेल है। कैसे सेल में निकला? ये अवसादी सेलों में आपको प्राप्त हो रहा है चूना पत्थर। जो विशेष रूप से ये जो अलोह धातुएं हैं, ये आपके एक तो निर्माण कार्य में काम में लिए जा रहे हैं, साथ के साथ ये इन्हीं अलोह धातुओं में ही आपको शक्ति संसाधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल आप इनका देखोगे, यानी कि ईंधन के रूप में भी इनको काम में लिया जाता है। तो जैसे चूना पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के कई उदाहरण हैं। ये नॉन मेटेलिक के आप इनके अयस्क देख सकते हैं किस तरीके से ये दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, खनिज ईंधन। अब जहां ये पढ़ रहे थे अधात्विक के अंतर्गत ही एक तो क्या पढ़ा, जैसे जो निर्माण कार्य में, दूसरा हम क्या देख रहे थे, जो ईंधन के रूप में काम आ रहे हैं। तो ईंधन के रूप में कौन से काम आ रहे हैं? खनिज ईंधन के रूप में तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या आ रहे हैं? ये अधात्विक खनिजों के रूप में जाने जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, कोयला है और कोयले के विभिन्न प्रकार के अयस्क होते हैं। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनियस होता है, लिग्नाइट होता है और सबसे बेकार किस्म का पिट होता है, जो जिसको बेकार किस्म का कहते हैं, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम पाया जाता है। ये लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये सबसे
ज्यादा कार्बन कंटेंट, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइट में। आगे देखते हैं, यह है खनिजों का निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब होता है खनिजों को निकाला कैसे जाता है, वह बाहर कैसे आ रहे हैं। हमने पढ़ा था स्थलमंडल, स्थलमंडल में सेल हैं, सेलों में चट्टानें हैं। अब हम देखें कि स्थलमंडल की मैं जहां बता रहा हूं कि 100 किलोमीटर मोटाई पर 100 किलोमीटर तक हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। हमने अधिकतम 4 किलोमीटर तक खुदाई की, तो वो 4 किलोमीटर तक हम गए तो किसके माध्यम से गए, वहां क्या करने गए, हम खनन करने गए वहां पर, यानी कि चीजों को, खनिजों को निकालने के लिए हमने ये खुदाई की। तो वह प्रोसीजर क्या है, वह तरीका क्या है, वह है खनिजों का निष्कर्षण, या उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। आप इसमें देखेंगे इसकी जो तरीके हैं वह क्या क्या है, नोट कर लीजिए। पहला है खनन, जिसको आप क्या कहते हैं, माइनिंग। सिंपल भाषा में वह माइनिंग शब्द आपने सुना है, खनन कार्य होता है। और इसी के अंतर्गत आता है प्रवेदन है, और एक है आखनन। आखनन को क्या कहा जाता है, क्वेरिंग कहते हैं, क्वेरिंग होता है। और ये होता है प्रवेदन, मतलब डीप ड्रिलिंग, अपने अंदर क्या है, इसमें ड्रिलिंग की जाती है। तो विशेष रूप से एक तो ऊपरी स्तर से निकाल लिया जाए, आप खुदाई करें और खुदाई में से निकाल लें, वह एक तरीका है। एक कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत गहराई में हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, और एक ऊपरी सतह से ही आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें माइनिंग है तो ये थोड़ा सैलो डेप्थ, यहां पर क्या लिखेंगे, ये सैलो डेप्थ पे मिल रहा है, सैलो डेप्थ यानी कि डीप, यानी कि कम गहराई पर। सैलो मतलब कम गहराई पर, यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुत गहराई पे मिल रही है तो ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, खोदना पड़ेगा ज्यादा, तो उसको प्रवेदन कहते हैं। और आखनन क्या हो गया, यानी कि जब ऊपरी भाग को ही क्या किया जा रहा है, खोदकर उसमें से निकाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये विवर्त खनन होता है, और एक डीप ड्रिलिंग में होता है, ये कूप की खनन है। ये आप एक माइनिंग फील्ड को आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां कार्य होता है। सबसे पहले अपन खनन की परिभाषा आप नोट कर लीजिए, क्या होती है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। मतलब सिंपल सी प्रक्रिया है, क्या है, जो भी पृथ्वी की सतह के अंदर दबा हुआ है, क्या है, सेल दबे हुए हैं, उन सेलों से क्या निकालेंगे, हम खनिज निकालेंगे। और वह विधि क्या है, वह निकालने की विधि क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। अब खनिजों को कैसे निकाला जा रहा है उसको लिख लीजिए। खनिजों को खनन के माध्यम से, प्रवेदन या आखनन द्वारा क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, बाहर उनको निकाला जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये एक माइनिंग का आपको दिखाया गया है, माइनिंग। और विशेष रूप से जो ऊपरी तौर से ही निकाला जा रहा है तो उसको क्या कह देंगे हम, आखनन यानी कि क्वेरिंग कह देते हैं, क्वेरिंग कह देते हैं, ऊपरी सतह से ही निकाला जा रहा है। और आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि यह जो है एक प्रकार से प्राथमिक क्रिया के तहत इसको शामिल किया जाता है। जो आखनन होता है या खनन जो है, खनन है, ये आपका प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, प्राथमिक व्यवसाय है ये आपका। आगे देखते हैं, ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो हम ये पढ़ रहे हैं, यानी कि जो खनन की विधियां पढ़ रहे हैं, उनमें अलग अलग विधियां हैं, उन्हीं के बारे में आप नोट कीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे विवर्त खनन, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है। खनिजों को कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। यानी कि गहराई कैसी है, कम, तो सिर्फ ऊपर वाली एक परत को हटाया जाएगा। वह परत भी ऐसा नहीं है कि 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर 20 मीटर ऐसा निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी एक कुछ गहराई तो है पर वह ज़्यादा गहराई में नहीं है। तो इस तरीके से आप ये विवर देख सकते हैं, एक गड्ढा है किस तरीके से। तो ये किसका उदाहरण है, ओपन कास्ट माइनिंग का उदाहरण है, जिसे विवर्त खनन कहा जाता है। अगला देखते हैं कूप की खनन, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, यानी कि गहराई में जाएंगे और क्या बात की थी, यहां से क्या निकालेंगे, खनिज तेल को निकालेंगे, प्राकृतिक गैस को निकालते हैं। गहन वेदन, जिन्हें कूपक यानी कि क्या, वेल्स कहते हैं, ओपन कास्ट होते हैं, नीचे खोले जाते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों पहुंचने के लिए
क्या किए जाते हैं, ये साफ्ट बनाए जाते हैं। इन्हें कूपकी खनन कहते हैं। इसी के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं हम इस तरीके से, ये है कूपकी खनन का एक तरीका जिसके माध्यम से। अब ये आप ये देख रहे हैं, ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे से इसको क्या किया जा रहा है, खनिजों को निकाला जा रहा है। अब जैसे जो तेल की बात कर रहे थे, पेट्रोल वगैरह है, वो कैसे हैं, वो ड्रिलिंग के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। कैसे हैं, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, कूपों की खुदाई की जाती है, और इसी को आप क्या कह देते हैं, प्रवेधन कहते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे आप याद रखिए बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, वहां पर एक शिप है, उसका नाम है सागर सम्राट, सागर सम्राट। ये कहां से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो ये किसका उदाहरण है, ड्रिलिंग का एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं, समुद्र में भी ऑफशोर में, ये ऑफशोर में खुदाई की जा रही है। ऑफशोर यानी कि समुद्र का जो तट के नजदीक का इलाका होता है, ऑफशोर यानी कि आप यहां लिख सकते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, वहां से ऑफशोर से खुदाई कर कर तेल को बाहर निकाला जाता है। इसी तरीके से अगला है आखनन या क्वेरिंग कहते हैं। ये एक बहुत विस्तृत टर्म है। क्वेरिंग मतलब इसमें सभी तरीके की चीजें आ गई। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऊपरी तौर से, जैसे आपने देखा है नजदीक में आपके कहीं से पत्थर लिए जा रहे हैं, पत्थर निकाले जाते हैं, चूना पत्थर निकाला जा रहा है, ये सारी चीजें। तो ये जो निर्माण सामग्री जितनी होती है, ये ऊपरी तौर से ही, ज्यादा गहराई में नहीं होती। पहाड़ को तोड़कर वहीं से डायनामाइट लगा के हटा दिया जाता है, तो वहां से प्राप्त कर ली जाती है। पहले वाले में जहां बहुत गहराई में जाना पड़ रहा था, वह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया जा रहा है, सतह के निकट स्थित है। खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है, वह क्या है, आखनन, या उसको आप क्या कहेंगे, क्वेरिंग कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस तरीके के नज़ारे आपने देखे होंगे, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से डायनामाइट लगाकर इस तरीके से आखनन की प्रक्रिया की जाती है। समझ गए, ये किसके अंतर्गत आखनन शामिल किया जाता है, ये प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं। पर इन खनिजों का दोहन करके अगर हम निर्माण के रूप में लेंगे, तो वह किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।